नमस्कार। चीन को जोरदार टक्कर देने वाली ग्राउंड जीरो एलएसी से टीवी9 भारतवर्ष की नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। ड्रैगन को अब यकीन हो चला है कि इस बार उसका पाला भविष्य के भारत से पड़ा है, जो हर वॉर के बाद तुरंत पलटवार करना जानता है। खबर पक्की है कि एलएसी पर अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। उधर रूस में राजनाथ सिंह का एक्शन फुल दौरा शुरू हो चुका है। पुतिन के इशारे के बाद चीन में हड़कंप है और अब जिनपिंग भी रूस पर डोरे डाल रहा है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ी हो रही है। और इससे पहले कि मैं आपको अपने मेहमानों की तरफ ले चलूं, समझूं कि हालात क्या हैं, सुमित के पास चलें, हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको बताएंगे कि इस समय कहां कहां क्या चल रहा है जिस पर हमको निगाह रखनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको इस वक्त की अहम खबर बता दूं, भारत चीन की तनातनी से पूरी दुनिया में टेंशन। अमेरिका ब्रिटेन के अखबारों ने माना भारत का लोहा। भारत की तैयारी से सदमे में चीन। यूरेशियन टाइम्स ने लिखा, चीन की हरकतों से दुनिया में युद्ध की आहट। दुनिया के अखबारों में भारत की तैयारी पर रिपोर्ट और सब जगह अखबारों में भारत की शौर्य गाथा के चर्चे, चीन की पिटाई की बातें। और जाहिर है इससे चीन और ज्यादा कसमसा गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हमारी अखंडता और संप्रभुता की तरफ चीन आंखें उठाएगा तो हमको कोई भी जोखिम मंजूर है। हिंदुस्तान ने यह साफ कर दिया है कि हम अब और ज्यादा चीन को अपीज नहीं करेंगे। अगर वो हमारी तरफ आंखें तरेरेगा तो हम आंखें निकालने की तैयारी रखेंगे। और दूसरी बात जो चीन को इस समय सदमे में डाल रही है वो ये कि हिंदुस्तान के बगैर बुलाए, बगैर न्योता दिए हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण ताकतें खड़ी हो रही हैं, जो चीन के आसन्न संकट को, जो पूरी दुनिया को जोखिम में डाल रहा है, समझ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान साइबल दास गुप्ता। उनकी निगाहों से आप समझेंगे कि असल में जो चल रहा है चाइना के साथ वो किस लेवल तक जा सकता है। मेजर जनरल संजय सोई एलएसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य राज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं। ठीक एलएसी पर समझ लीजिए बैठे हुए हैं हमारे संवाददाता। असल में लेह में पीछे पहाड़ियां आपको यहां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अनिल त्रिगुनायत हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। दीपक सरन रूस एक्सपर्ट मॉस्को से लाइव हमारे साथ होंगे। और इसके अलावा सुमित जो कि आपको नजर आ रहे हैं, मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का, दीपक सरन साहब का, अनिल त्रिगुनायत जी का, अभिषेक संजय सोई साहब को मेरा नमस्ते कह दीजिएगा, गुड मॉर्निंग कह दीजिएगा। आदित्य राज कौल जैसे ही आते हैं हम उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया भर के अखबारों ने हिंदुस्तान के शौर्य गाथा के बारे में क्या लिखा है वो मैं जरा जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए, यह है न्यूज वीक। न्यूज वीक क्या लिखता है? चीन युद्ध पर अड़ा, भारत के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। यह न्यूज वीक यूनाइटेड स्टेट्स का पब्लिकेशन। भारतीय सेना ने चीन को रोका, यह लिखता है डेली एक्सप्रेस ब्रिटेन। डेली एक्सप्रेस ब्रिटेन ने लिखा है कि चीन की सेना को भारत ने रोका। उधर द यूरेशियन टाइम्स लिखता है भारत के कब्जे में टॉप पोस्ट, सदमे में चीन। कुछ ही देर में आपको हमारे संवाददाता सुमित बताएंगे कि कितनी बड़ी विजय है भारत के लिहाज से ब्लैक टॉप पर कब्जा। भारत के कब्जे में टॉप पोस्ट, सदमे में चीन। द यूरेशियन टाइम्स ने लिखा है अमेरिका ने माना चीन ने भारत को उकसाया। यूएस न्यूज ने यह बात लिखी है। अगला दिखाइए, बॉर्डर पर चीन भारत में जबरदस्त टेंशन। अल जजीरा लिखता है भारत और चीन के बीच जबरदस्त टेंशन। इसके अतिरिक्त हमारे संवाददाता आपको यह बताएंगे कि इन अखबारों का यह लिखना क्या बता रहा है। सबसे पहले मनीष झा के पास मैं जाऊंगा। मनीष झा, पूरी दुनिया के अखबारों में भारत की जय जयकार, लेकिन साथ में यह इशारा भी कि वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी हो सकता है यहां से भड़क जाए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और आप इस बात को अब देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे कि भारत चीन तनाव में किस कदर अब पूरी दुनिया भारत के साथ है। भारत ने जो प्लान बी के तहत अपने मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध को मजबूत करने और भारत चीन सीमा पर हो रही एक एक डिटेल को साझा करने की मनीष, मेरा इंटरेस्ट अभी ये समझने में है कि क्या वाकई इस समय चीन कहीं पे भी वॉर, फुल स्केल वॉर अफोर्ड कर सकता है
या फिर नहीं कर सकता, लेकिन शी जिनपिंग वहां तक बढ़ आए हैं जहां से लौटना उनके लिए पीछे मुमकिन नहीं है? ये समझना चाह रहा हूं मैं। सहबल साहब के पास मैं इस सवाल को लेकर जाना चाहता हूं। सहबल साहब, अभी तक तो ये समझा जा रहा था कि ये केवल दिखाया जा रहा है, युद्ध की तरफ चीन बढ़ेगा नहीं, लेकिन क्या उसके लिए मजबूरी बन जाएगी, खासतौर से शी जिनपिंग और उनकी लीडरशिप के लिए? शी जिनपिंग को इस बात की बहुत बड़ी चिंता है कि पीएलए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है इस चीज़ को प्रेस्टीज इशू बना लेगी। अगर प्रेस्टीज इशू बना देती है और चीन के आम जनता तक ये बात फैल जाती है तो वो पीछा हट नहीं कर सकते हैं, और पीछा हट वो करना भी चाहते हैं क्योंकि इस वक्त उनको लड़ाई मंजूर नहीं है। उनके 10 और दिशा में समस्याएं हो रही है और चीन के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों में नाराज़गी है और अमेरिका का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त चीन को लड़ाई नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और पीएलए के बीच में जो डिफरेंसेस है वो उभर के आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सहबल, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि सीसीपी के बीच में और पीएलए के बीच में डिफरेंसेस हैं, बावजूद इसके कि जनरल सेक्रेटरी आप देख रहे हैं वही आदमी है जिसके हाथ में पीएलए के भी कमान है, लेकिन उसके बावजूद डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस कितने बड़े हैं और किस किस तरीके से उजागर हो रहे हैं? सहबल, मैं आपके पास आऊंगा, समझूंगा। अनिल त्रिगुनाथ साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं ये समझने के लिए कि अब जब एससीओ की बैठक में बैठेंगे ये रक्षा मंत्री, क्या बात होगी? वाईफेंग के लिए कोई संदेश सर्जेई शोइगु के जरिए भेजा जाएगा क्या? देखिए, रशिया जो है काफ़ी दिनों से पीछे से कोशिश कर रहा है, क्योंकि रशिया चूज़ नहीं करना चाहता इंडिया और चाइना के बीच में, और इसीलिए चाहे वो पहली मीटिंग थी या बात हुई फॉरेन मिनिस्टर की या अभी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है, तो जो अभी तो एससीओ की मीटिंग में जो भी होगा वो तो एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जितनी भी बातें हैं, लेकिन उसमें पीस एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको साथ में रह के चलना है। तो हो सकता है कि सर्गेई शोइगु जो है इस बात को कोशिश करें, और ये भी हो सकता है कि ऑन द साइड लाइन दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में बात हो, लेकिन बात का मतलब जब बनता है, बात तो चली आ रही है लगातार। देखिए, हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की हुई, हमारे डिप्लोमेट की हुई, ये भी जानने में दिलचस्पी है कि यहाँ परवेज खटक की भी गिनती की जाएगी क्या? उधर भी कोई संदेश भेजने की कोशिश होगी क्या हिंदुस्तान की तरफ से? परवेज खटक से बातचीत हो सकती है क्या? ये भी जानना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास त्रिगुनाथ साहब, लेकिन उससे पहले अभिषेक उपाध्याय, क्या बेहतरीन वादियां वहां नजर आ रही हैं? देखिए, एलएसी के करीब हमारे संवाददाता, इसको फुल फ्रेम में दिखाइए, जहां अभिषेक बैठे हुए हैं, उनके साथ संजय सोई साहब भी बैठे हुए हैं। संजय सोई साहब के पास आप सवाल लेकर जाइएगा अभिषेक, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देना चाहता हूं कि इन खूबसूरत वादियों को किस तरीके से तनाव की आग में झोंक दिया है ड्रैगन ने। पहले पूरी दुनिया में कोविड, ये लानत उसने मसल्लत की, और अब आप देख रहे हैं ये खूबसूरत वादियां। क्या यहां पर इन सब चीजों की कोई गुंजाइश होनी चाहिए? लेकिन जाहिर है जहां अंधी महत्वाकांक्षाएं हैं वहां इसके लिए कोई जगह नहीं। अभिषेक, ओवर टू यू। देखिए, सबसे बड़ी बात ये दिनेश, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से हमको बहुत सारी चीजें एग्जैक्ट मालूम पड़ रही हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने कैप्चर किया है ब्लैक टॉप पर, हेलमेट टॉप पर, उसके बाद उस तरफ ऐसा माहौल जैसे लग रहा है कि उनके हाथ से किसी ने उनका सबसे बड़ा खजाना छीन लिया हो। अभी भी हलचल जारी है, एलएसी के उस पार अभी भी हलचल जारी है, अभी भी मोबिलाइजेशन जारी है। 9 किलोमीटर की दूरी है जहां पर हमारे टैंक रेजिमेंट है, जहां उनकी है सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी है। और एक बात मैं और जोड़ दूं, उसके बाद मैं जनरल संजय सोई के पास जाऊंगा कि एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो चुशूल में बैठक चल रही है वहां पर चीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो पैंगोंग त्सो पर बात करने से कतरा रहा है, वो गलवान पे बात कर रहा है, पेट्रोलियम पॉइंट 14 पे बात कर रहा है, 15 पे बात कर रहा है। एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, आज जो खबर आ रही है वो ये कि अगर फिंगर 4 की रिज लाइंस पर चाइना चढ़ा हुआ है, फिंगर 4 की रिज लाइंस पर अगर चीन चढ़ा हुआ है, उसके सैनिक चढ़े हुए हैं, तो हमने फिंगर 3 पर अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया है, वो भी रिजेस में ऊपर चले गए हैं। फिंगर 2 पे हमारे सैनिकों ने पोजीशंस ऑक्यूपाई कर ली हैं। क्या इसका मानना सीधा यह है कि अब हिंदुस्तान ने इशारा कर दिया कि पीछे जाओ वरना इधर से धक्का पड़ेगा? जरा ये जल्दी से पूछ लीजिए सोई साहब से। बिल्कुल देखिए सोई साहब, बात वही है कि हम फिंगर एरिया में भी हम जो है फिंगर 3 के रिज पर हैं, साउथ में पैंगोंग के साउथ में हम रिज पर हैं, वो स्लोप पर हैं, हमारी पोजीशन एडवांटेज है। ये कितना चीन पर प्रेशर डाल रही है, जो हमारी पोजीशनिंग है, नई जो पोजीशनिंग है हमारी? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो नई पोजीशन है, आज जो हम डोमिनेटिंग हाइट पे हैं,
माउंटेन वॉरफेयर में हमेशा हाइट एक अच्छा टैक्टिकली अच्छा एडवांटेज देता है, एक तो इमीडिएट लड़ाई के तौर पे, दूसरा उस हाइट से हमको आज हम चाइना के अंदर तक देख पा रहे हैं। उनको हमने डिनाई की है वो हाइट, वो उनको लेने से हमने रोक दिया है। 62 के बाद पहली बार ऑक्युपाई की गई वो हाइट, 62 के बाद फर्स्ट टाइम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक जो एग्रेसिव एक्शन दिखाया है ये भारत की सोच में बदलाव को दिखा रहा है। भारत की सोच आज एग्रेसिव, भारत की सोच में बदलाव दिखा रहा है। आपके पास आ रहा हूं और बातें मैं जानना चाहता हूं आपसे संजय सोई साहब से, लेकिन उससे पहले ये जरा समझ लेना आवश्यक है कहां की बात हो रही है। बात हो रही है यहां की जहां पर हिंदुस्तान ने यह तय कर दिया था कि हम आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। असल में नेगोशिएटिंग टेबल पर जब पहुंचा था चाइना हिंदुस्तान के साथ, जब कमांडर लेवल की बातचीत हुई या लेफ्टिनेंट जनरल की बातचीत हो रही थी, बार बार ये हिंदुस्तान ने कहा कि आपने डिस्कलेशन के लिए कहा है, आपने डिसएंगेजमेंट के लिए कहा, पीछे जाइए, लेकिन वो माना नहीं। यहां पर देखिए ये अहम खबर, लद्दाख से अरुणाचल तक भारत की स्थिति बेहद मजबूत। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ी चौकसी, फिंगर 2 और 3 से चीनी सेना की चाल पर कड़ी नजर, घुसपैठ रोकने के लिए रणनीतिक क्षेत्र में सेना तैनात। अरुणाचल सिक्किम सीमा पर भी बेहद कड़ी निगरानी। किसी सेक्टर में अब हिंदुस्तान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, वो पूर्वी सेक्टर हो, मध्य सेक्टर हो या फिर पश्चिमी सेक्टर, हर जगह हिंदुस्तान ने अब अपना फोर्टिफिकेशन बढ़ा दिया है। और जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो स्ट्रेच है वहां पर चीन काबिज है, गलत तरीके से काबिज है, वहां उसे नहीं होना चाहिए। लिहाजा बार बार उसको यह इशारा किया गया कि वो पीछे हटे। बार बार बातचीत की टेबल पर वो माना भी, उसने नीचे जमीन पर थिनिंग भी की, नीचे उनके जो ट्रूप्स थे वो पीछे भी हटे, लेकिन उसके बावजूद वो रेज एरिया से, वो नकल से ऊपर से नहीं हट रहे हैं। एक और खबर, चीन पैंगोंग पर कब्जा कर लेता है तो चुशूल के इलाके पर वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, लिहाजा इसको समझने की आवश्यकता है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ आएंगे और मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा सुमित की सहायता से कि ये किस तरीके से पैंगोंग के इस इलाके में कहां पर चीन अब हिंदुस्तान के थ्रेट का सामना कर रहा है। वो जो रिजेस, जिन नकल्स की हम बात करते हैं, अब कुछ ही देर में हमारे सामने होंगी। असल में सुमित, अब हमने ये तय कर लिया है, पहले तो हम ये कह रहे थे कि आप वहां से ऊंचाई में जहां चढ़ गए हैं वो आपकी जगह नहीं है, असल में आप यहां पीछे हटिए, लेकिन अब हमने भी अपने जवानों को ऊंचाई पर चढ़ा दिया। जरा समझाइए इसको। देखिए, ऊंचाई पे चढ़ाने का मकसद दिनेश ये था कि अब हमने वो पोस्टरिंग ले ली है, वो पोजीशनिंग ले ली है जिससे हम टैक्टिकली और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अब ये कैसे हुआ? आपको याद होगा कि पैंगोंग की फिंगर 4 के ऊपर चीन बैठकर ये लगातार कोशिश कर रहा था कि अब वो वहाँ से नहीं हटेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। उसको लगता था कि अब वो इस पूरे एरिया को डोमिनेट करेगा, ना सिर्फ फिंगर एरिया को बल्कि सामने लेक के अगर साउथ की बात करें चुशूल एरिया को भी। लेकिन भारत ने साउथ में उसी नीति को, यानी 360 डिग्री का जो रिवर्स था, इसने अब पूरी पोजीशनिंग चीन की खराब कर दी। यानी चीन की करीबन 3 महीने की जो स्ट्रैटेजी थी उसको पूरी तरीके से भारत ने अपने इस एक्शन से बर्बाद कर दिया। तो जो आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 महीने तक उसने जो ढिठाई दिखाई है, अब उसकी ढिठाई के दाग धोने का वक्त आ गया है। इस इलाके में भारतीय सेना की हवाई पट्टी और सामरिक ऑपरेशंस, चुशूल की बात की जा रही है। चुशूल में असल में अगर इन डोमिनेटिंग हाइट्स पर वो चला जाता है तो चुशूल की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। और चुशूल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जरा ये समझाइए सुमित। देखिए, पूरा पैंगोंग स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंगोंग करीबन में करीबन पड़ता है, उतना ही फिंगर 8 तक भारत का कहना है कि एलएसी का लाइन्स है, लेकिन चीन इसको फिंगर 2 तक लेकर जाता है। यानी अगर चीन अपनी इन स्ट्रैटेजीज में पूरा सफल होता है तो निश्चित तौर पर दिनेश मान के चलिए कि इस पूरे एरिया को हमसे काट देगा। यानी ईस्टर्न लद्दाख का सारा एरिया जिसको वो लगातार क्लेम करता है 62 से, वो पूरा एरिया काट सकता है। और ये 2 पॉइंट्स जिन पे हम बता रहे हैं कि फिंगर 4 और साउथ के अंदर चुशूल, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दिनेश। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए कहा जा रहा है कि जब ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप हमारे पास आ गए तो असल में हम टॉप पर हैं, वहां जहां हमको होना चाहिए। पैंगोंग में हमने उसको औकात दिखा दी है और अब अगर वो फिंगर 4 से पीछे नहीं हटा तो उसे धकेला जाएगा। फिंगर 3 में ऊपर चले गए, ऊपर चढ़े हुए जवानों ने स्पष्ट कर दिया है। यह अहम खबर देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित, आप अपनी जगह पर पहुंचे। वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है दुनिया। भारत चीन पर कनाडा के अखबार का बहुत बड़ा दावा।
जल्द ही युद्ध में बदल सकता है। भारत चीन का तनाव, दुनिया धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और यह तनाव लद्दाख से आगे बढ़ेगा तो वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। कनाडा में एक्सपर्ट्स ने इस बात को भांपते हुए अखबार को रिएक्शन दिया है। क्या वाकई ये हो सकता है या ये अभी एग्जैजरेटेड है, ये देखते हुए कि चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि वो सुन त्सू की फिलॉसफी पर यकीन करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि बगैर लड़े युद्ध जीत लो। आइए इस बात को समझने के लिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। क्या त्रिगुणायत साहब, ये वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चली दुनिया? जैसे पिछले वर्ल्ड वॉर दोनों हुए, हमें पता है कि किस छोटी सी बात से हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ मैं ये समझता हूँ और मेरा मानना है कि चीन ने, जिसको कहते हैं बिटन मोर देन च्यू, तो इसने जो है भारत के साथ ये सोचा कि जैसे पहले ये छोटा छोटा अंदर आकर कर देता था तो इस बार भी ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अब उसने देखा कि भारत ने पूरी कमर कस लिया और वो इसको किसी भी रूप में अपनी जमीन की 1 इंच भी नहीं लेने देगा उनको। तो अब उनको फेस सेविंग करने के लिए जाना मुश्किल हो रहा है। देखे हैं जो ये देखते हुए कि कोई उनको पकड़ने के लिए होगा, वो नहीं छोड़ दो मुझको मैं आगे जाऊंगा, इस तरीके के गुंडे होते नहीं। लेकिन इस बार क्या उसने ज्यादा पोस्टरिंग कर दी? जो आप कह रहे हैं उसने रायता फैला दिया है उतना जितना वो समेट नहीं सकता। दीपक सरन साहब, ये रायता जो उसने फैलाया है, अब ये मजबूरी हो गई है क्या कि इस रायते को फैलने ही दे, क्योंकि वो समेट तो सकता नहीं है? हाँ, नमस्कार। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। आज की तारीख में कोई भी एग्रेसिव पोस्चर लेना आसान है, पर उसको एक वॉर का रूप देना इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, ये बहुत है, ये सही बात है कि इट्स चाइना के साथ में जो हमारा चल रहा है, इट इज मोर ऑफ अ वॉर ऑफ एट्रिशन, कि हमें भी अपने आप को उसी तरह से थ्रस्ट करते रहना है जो जैसे हमने अभी एक बहुत ही अच्छा प्रीएम्प्टिव मूव किया है कि ब्लैक टॉप पे जो हमने स्ट्रेटेजिक हाइट ले ली है, दैट इज अ वेरी गुड मूव। सो दैट विल इन अ वे वो चाइना को रोकेगा थोड़ा सा, कि हम भी एक एग्रेसिव पोस्चर ले चुके हैं, तो वॉर का सिचुएशन आने की स्थिति ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और आपने कहा ये वॉर ऑफ एट्रिशन है, वॉर ऑफ एट्रिशन। इसको आदित्य राज कौल और बेहतर समझाएंगे, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले अहम खबर आपको बता दें। एलएसी पर भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी, एलएसी पर टैंक भी तैनात कर दिए गए। एलएसी पर इंडियन आर्मी की मूवमेंट में इजाफा नोट किया जा रहा है। लेह से बॉर्डर की तरफ सेना के टैंक रवाना हो गए हैं। एलएसी से सटे इलाकों में सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है, और ज्यादा ऑगमेंट कर रहा है अपनी तैनाती को हिंदुस्तान अब यह समझ गया है कि बगैर फुल थ्रॉटल गए अब चाइना को यह समझाया नहीं जा सकता कि उसको क्या करना है। चाइना पावर को रिस्पेक्ट करता है, लिहाजा यह पावर अब वहां भी दिखाना आवश्यक हो गया है। मैं आपके पास आ रहा हूं अभिषेक, ये वॉर ऑफ एट्रिशन चल रहा है या फुल स्केल वॉर में भी तब्दील हो सकता है? जरा पूछिए आदित्य राज कौल से। बिल्कुल, देखिए आदित्य के पास हम जाएंगे। और आदित्य, बड़ी बात यह है कि ये जो हो रहा है उस पर एक बात ध्यान देने वाली बात है। अभी हम जहां पर हैं, कॉलर टॉप पर, हेलमेट टॉप पर, वहां से जानकारी ये मिल रही है कि हमारी जो स्ट्राइक रेंज है उनकी 7 से 8 जो पोस्ट है वो हमारी स्ट्राइक रेंज में 7 से 8 पोस्ट वो स्ट्राइक रेंज, उनकी एंट्री ब्लॉक है और हम अपनी आर्टिलरी भी उन हाइट से उन पर गाइड कर सकते हैं। कितना बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा ये कि क्या ये मामला आगे और ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, 2 तरीके के एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक जो डोमिनेशन हुआ है, ये पहली बार बहुत ही इंटरेस्टिंगली इंडिया ने अचीव किया है। और इंडिया ने प्रीएम्प्ट किया है कि चाइना जो करने वाला था, जो गुंजाइश होने वाली थी, उसको पहले से ही नेस्तनाबूद कर दिया पूरी तरीके से, और वो अचीव कर लिया। दूसरा एक होता है जो स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस हमने फील्ड में अचीव किया है। फील्ड में तो उन्होंने देखा 30 से 40 किलोमीटर तक हम देख सकते हैं उनकी क्या मूवमेंट है, वो क्या स्ट्राइक रेंज पर हैं वो लोग, सबसे बड़ी बात ये। हाँ, 7 से 8 पोस्ट हम एकदम स्ट्राइक कर सकते हैं, आगे क्लियर आगे तक देख सकते हैं उनकी मूवमेंट क्या है, टैंक क्या आ रहा है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल सेटबैक उनको पहुंचा है इस मूव से, वो देर तक रहने वाला है। देखिए दिनेश, सबसे बड़ी बात जो आदित्य कह रहे हैं वो वाकई ध्यान देने वाली बात है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है, बहुत बड़ी बढ़त है हमारी।
दिनेश, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साई ऑप्स, जिसके बारे में लगातार आपको सुमित बताते रहते हैं। सुमित ने कई बार इस बात पर एम्फसाइज करके बताया है कि किस तरीके से दुश्मन से बगैर फिजिकल लड़ाई लड़े, अपने आप की पोस्चरिंग यूं कीजिए कि वो आपके सामने सरेंडर करने लगे। और वॉर ऑफ एट्रिशन, जिसका जिक्र अभी सारन साहब ने किया, उसको जो डिफाइन किया जाता है, द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिफाइंस एट्रिशन वॉरफेयर एज द सस्टेन्ड प्रोसेस ऑफ वेयरिंग डाउन एन ओपोनेंट so as to force their physical collapse through continuous losses। अब जरा इसको समझाइए सुमित, ये क्या है और क्या ये जो तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं चीन की तरफ से, हिंदुस्तान इसको सबको पहले समझते हुए प्रीएम्प्ट कर पा रहा है क्या? जल्दी से। बिल्कुल चाइना की ये सारी स्ट्रैटेजी भारत पहले ही डिकोड कर चुका है। भारत जानता था कि इन सरप्राइज का मतलब भारत को प्रेशराइज करना है, और उन प्रेशराइज करने के बाद नेगोशिएशन टेबल पे जब भारत आए तो लगातार भारत को इतना प्रेशर डाल दे कि भारत को चीन की हर बात माननी पड़ जाए। लेकिन हमने ये स्ट्रैटेजी लगातार, एक बार नहीं दिनेश, कई बार विफल की। पहली बार जब चीन ने हमें सरप्राइज दिया, उसके बाद हमने उनको लार्जर स्केल पर सरप्राइज दिया अपनी मोबिलाइजेशन से। उसके बाद वो नेगोशिएशन जो कह रहा था वो हमने दरकिनार किया। हमने कहा कि डिसएंगेजमेंट पूरा होगा, हर जगह से होगा। इसके बाद हमने अपनी एयर कैपेबिलिटीज को वहां पर मेंटेन कर दिया, और इतना ज्यादा मेंटेन किया कि आज हम उनसे ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक आम आदमी इसको किस तरीके से देखता है। देखिए सुमित, आम आदमी किस तरीके से देखता है। आम आदमी ऐसे देखता है कि बातचीत की टेबल पर बातचीत के अंदाज में चीजें चलती होंगी, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसको लेकर त्रिगुनायत साहब के पास जा रहा हूं। इसका मतलब सीधा सा ये है त्रिगुनायत साहब कि बातचीत की टेबल में टर्म्स पहले से फिक्स होते हैं, बस ये कहा जाता है कि अब बताइए, अब हमारी बात आप मानेंगे कि नहीं। त्रिगुनायत साहब मैं आ रहा हूं, उससे पहले अहम खबर दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। सर्दियों में चीन को जवाब देने के लिए सेना तैयार, आधुनिक उपकरण से लैस होगी इंडियन आर्मी। फास्ट इंटरसेप्टर मोटरबोट से पैंगोंग में गश्त होगी। सेना को 50 इजरायली टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चर्स मिलेंगे। 40,000 जवान ऑपरेशनल मोड में तैनात कर दिए गए हैं। सुमित, ये बड़ी खबर, इस पर टिप्पणी आपकी जल्दी से। देखिए, ये ऑपरेशन मोड के अंदर तो भारतीय सेना कई सालों से टू फ्रंट सिनेरियो की बात कर लीजिए आप, और खास तौर पे जब आप बात कर लीजिए कि जब ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अप्रैल महीने के बाद से जो स्थिति बदली, भारत ने अपनी मोबिलाइजेशन को इतना ज्यादा मजबूत कर रखा है कि अब और दशक लग जाएंगे चीन को कुछ करने में, और ये इसका सबूत हमने 29 तारीख को देख लिया। इसका 29 तारीख को दे दिया। अभी इसको आगे बढ़ाना है, अभी इसको आगे बढ़ाता हूं, मैं आगे बढ़ाता हूं और जरा जाता हूं त्रिगुनायत साहब के बाद मैं संजय सोई के पास साहब के पास आने वाला हूं। त्रिगुनायत साहब, एक अहम बात ये कि टेबल जो टॉक्स होती हैं उसमें क्या टर्म्स आर ऑलवेज फिक्स्ड और टॉक्स चलती रहती हैं? क्या पहले से तय होता है कि किस पर बात होनी है? देखिए दिनेश जी, यहाँ पर तो पहले से पता है कि क्या था। इंडिया की पोजीशन क्लियर कट थी कि स्टेटस को एंटी होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ से तय होता है। हमारी बात यह है टॉक्स में सिर्फ वहां क्या चल रहा है, बॉर्डर में ताकत किसके पास कितनी है, उस पर मुनहसर होता है क्या कि वहां किसकी बात मानी जाएगी? देखिए, डिप्लोमेसी बिना स्ट्रेंथ की नहीं चलती है। तो जब पता है कि हमारी ताकत है और हम उसको फॉलो थ्रू कर सकते हैं, अगर फेल होता है। और अब इसके फौरन बाद में संजय सोई साहब के पास जाता हूं। यह अहम बात आपने कही है कि बगैर ताकत के बातचीत में भी कुछ हासिल नहीं होता। अब मैं चलता हूं संजय सोई साहब के पास ये अहम खबर समझने के लिए कि यहां से चीजें आगे किधर जा रही हैं। जरा पूछिए अभिषेक। बिल्कुल, देखिए संजय सोई साहब, ये जो सबसे बड़ा इशू है, हमने जो आप कह रहे थे एडवांटेज ले लिया है। हम जो हैं जहां बैठे हैं वहां से एक एक एक्टिविटी उनकी विजिबल है। हमारी आर्टिलरी हाइट से गाइड होगी तो उनकी तबाही एकदम तय, सारी पोस्ट तबाही। अब जब बातचीत होगी, अब जो बातचीत हो रही है, अब हमारे लिए कितना एडवांटेज है। हम ऊपर हैं, वो नीचे हैं, वो हमारी रेंज में। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो हम हाइट पर जब हैं तो हमें कई एडवांटेज मिलते हैं। एक तो जो ट्रुप्स नीचे हैं उनको हम डोमिनेट करते हैं फायर के द्वारा। दूसरा, हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो हमारे इनडायरेक्ट फायर करने वाले वेपन हैं, चाहे वो आर्टिलरी है या हमारे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, अटैक हेप्टर्स आ रहे हैं, या एयरफोर्स को भी हम गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारे एयर डोमिनेंस भी हमारी यहाँ पर जिस इलाके में हम बैठे हैं संजय सोई साहब, एयर डोमिनेंस भी हमारी है यहाँ पर। तो इसके द्वारा पिन पॉइंट हम बिना कोलेट्रल डैमेज किए हुए और बिना एम्यूनिशन को बर्बाद किए हुए जो उनके डिफेंस इंस्टॉलेशन हैं, जो डिफेंस की पोस्ट हैं, उनको बर्बाद किया जा सकता है। और इसकी वजह से ही चीन आज तिलमिलाया हुआ है और भारत को और जगह जगह ये बात सामने ला रहा है कि भारत ने ये काम किया, भारत ने सीमा पार की।
तो देखिए दिनेश, जो मेजर जनरल संजय सोई बता रहे हैं, चीन की तिलमिलाहट की असली वजह उन्होंने साफ कर दी है। चीन की तिलमिलाहट की असली वजह साफ हो गई है। संजय सोई साहब और आदित्य राज कौल आपके साथ जुड़े हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बैठे हुए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के साथ। TV9 भारतवर्ष LAC पर पहुंचने वाला पहला भारतीय न्यूज चैनल। बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊं उससे पहले अहम खबर आपको बता दूं, भारत में चीनी घुसपैठ को लेकर बहुत बड़ी खबर है। 13 रास्तों से भारत में घुस सकती है चीनी सेना। ये 13 रास्ते कौन से हैं? घुसपैठ की सभी रास्तों पर आर्मी का कड़ा पहरा, चीनी साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी। सभी 13 रास्तों पर चीन को मिलेगा करारा जवाब। 13 रास्ते कौन से हैं मनीष झा? ये 13 रास्ते, 13 पोरस रास्ते कौन से हैं जिनको अब सील किया जा रहा है? देखिए दिनेश, जब हम LAC की बात करते हैं और भारत और चीन सीमा के बीच, पहाड़ों के बीच में जो तमाम दर्रे हैं, जिसमें आप रेजांगला की बात करते हैं, जिसमें आप रेकिन ला की बात करते हैं, जिसे हम लोग अपने लैंग्वेज में रेचिन ला कहते हैं, जैसे नाथुला है, इस तरह के जो 13 पासेस हैं जहां से कि इंडिया और चाइना दोनों का एक नेचुरल कनेक्शन होता है, जहां से कि आप आसपास से गुजर सकते हैं। मसलन अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि रेकिन ला का, आप देखिए रेकिन ला पर जब इंडिया ने 29-30 अगस्त की रात में डोमिनेट किया है, उसके बाद से आप स्वाभाविक तौर पर जो चाइनीज साइड में, चाहे वो आप स्पोंगुर पास का जिक्र करें या फिर जो चाइना के तमाम पोस्ट हैं, वो स्वाभाविक तौर पर आप उस पर अपना डोमिनेट कर सकते हैं, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 13 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। पूरी 3488 किलोमीटर लंबी सरहद पर ये 13 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जहां हमको और ज्यादा सचेत रहना है और वहां से चीनी घुसपैठ को करारा जवाब मिलने वाला है। कुछ ही देर में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लाइव फायर ड्रिल अब भी चल रही है चीन की सेना की। ग्लोबल टाइम्स ने इसको रिपोर्ट भी किया है और प्रोपेगेंडा वीडियो एक बार फिर से सामने लाया है। लेकिन आपको हैरानी तब होगी जब आप ये देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को, 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चों को रॉकेट फोर्सेस के कैंप में ले जाकर हथियार पकड़ाए जा रहे हैं। मासूम हाथों में जिनमें खिलौना होना चाहिए, उन हाथों में रॉकेट फोर्सेस के हथियार पकड़ाए जा रहे हैं। यह है चीन और इसीलिए पूरी दुनिया को सावधान हो जाने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बड़ी तैयारी, चीन से युद्ध की बारी। सुमित आ जाएं। सर्दियों से पहले LAC पर इंडियन आर्मी की बड़ी तैयारी चल रही है और यह तैयारी किस तरह की है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से उस जगह को समझिए जहां पर ये फिंगर्स, षड्यंत्र की फिंगर्स बन गई हैं चीन की तरफ से। वो झील जिसको आज तक आप देखते रहे हैं खूबसूरत झील के तौर पर हिंदुस्तान की फिल्मों में, उस झील में षड्यंत्र की बू घोलने वाला, षड्यंत्र का पानी बना देने वाला चीन, अब उसमें पानी भरने की पूरी कोशिश हिंदुस्तान की सेना की तरफ से चल रही है। जरा इसको एक्सप्लेन करें जल्दी से। देखिए, भारत की तरफ से जो स्ट्रैटेजीज है वो बिल्कुल इस बात की है कि कैसे अब चीन को हर लेवल पे दिनेश जवाब दिया जाए और ये जवाब कैसे दिया जाएगा। यानी हमारे जो सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, हमारे जो रेडार सिस्टम्स हैं, हमारी जो इन्फेंट्री है, हर लेवल के ऊपर मजबूती की जा रही है। और ये मजबूती ना सिर्फ हमारी फोर्सेस के हिसाब से बल्कि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हमने कई सालों में, कई दशकों से ये इख्तियार की है, खास तौर पर इन फॉरवर्ड लोकेशंस में माउंटेन वॉरफेयर के लिए बहुत कामयाब। और चीन इन बातों को समझता है। लेकिन और अब ये चीन की स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बदलेंगी दिनेश, इस पर हमारी तो इसमें जो पता चल रहा है वो ये कि थर्मल इमेजर और सेंसर से संचालित कैमरे लगाए जाएंगे, नाइट विजन डिवाइसेस लगाई जाएंगी ताकि चीन की हरकत पर निगाह रखी जा सके। तो मुझे ये बताइए कि अभी जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था हाल में, जब हमने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया कि वहां पर ड्रोन से, सैटेलाइट से निगाह रखी जा रही थी, थर्मल रडार लगाए जा रहे थे, क्या इसके अलावा भी हम सर्विलांस की और भी मशीनें लगा रहे हैं क्या वहां? देखिए, सर्विलेंस की मशीनें इंस्टॉल आप कह सकते हैं कि बहुत पहले से है, हम नहीं बता सकते। लेकिन दिनेश ये जरूर है, हमने उस दिन भी बताया था कि 3 लेयर से ज्यादा सर्विलेंस किया जाता है, यानी मल्टीपल सोर्सेज से। एक बात मुझे और समझाइए, उन्होंने जो कैमरे जिनको हमने उखाड़ कर फेंका है, उन्होंने कब और कैसे यहां आकर सरप्टिशियसली लगा लिए? क्या हमको इस बारे में पता चल गया था? देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा, वो ये था कि LAC के ऊपर, हालांकि हमारे एक्सपर्ट भी मानेंगे, ज्यादातर लोकेशंस के ऊपर चीन अपने बड़े बड़े हाई डेफिनेशन कैमरास को लगा के छोड़ देता है। उनके सोल्जर्स बहुत पीछे बैठे होते हैं और वो कैमरा से मूवमेंट देखता है, यानी अगर कोई मूवमेंट आगे बढ़ती है। इस बात को अब हिंदुस्तान समझ चुका है। भारत रूस की दोस्ती से घबराया चीन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद कर चीन ने दिलाई
दोस्त की याद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चीन रूस की सेना एक साथ थी। जिनपिंग को यह कहना पड़ गया, रूस के साथ काम करने के लिए चीन तैयार है। जिनपिंग ने कहा है दुनिया में शांति के लिए रूस चीन के साथ रहे, यह जरूरी है। दुनिया में शांति के लिए, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। दुनिया में शांति के लिए रूस का चीन के साथ आना जरूरी है। ये बात कहते हुए कोई पानीदार आदमी होता तो मर जाता चुल्लू भर पानी में। दुनिया में शांति के लिए जरूरी है कि जिनपिंग के साथ पुतिन आए। पुतिन क्या तय करते हैं, ये पुतिन अगले 3 दिनों में जब रक्षा मंत्री वहां पर हैं ये तय कर लेंगे। लेकिन जरा इसको लेकर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास भी जाते हैं। ये कहते हुए त्रिगुणायत साहब, जिनपिंग को एक बार भी शर्म आई नहीं होगी क्या? शर्म आती तो वो जो ये कर रहे हैं, जो पिछले 3-4 महीने से वो ना करते तो उनके मुल्क में देखिए डिसेप्शन जो है उस देश का। और सोवियत यूनियन के टाइम पे अगर आपको याद हो कि चीन को पूरी मदद सोवियत यूनियन ने की थी, लेकिन उसके बाद में उसने सोवियत यूनियन की ही खिलाफत करी और उसके बाद वो पूरा का पूरा जो है वहां से। अरे सर, वो तो व्लादिवोस्तोक को बताता है कि हमारा है, बताता अब ये साइबल साहब से जरा समझ लें। साइबल साहब, पुतिन भी आ जाएंगे क्या बहकावे में? वैसे लगता है कई बार आते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन कंप्लीटली आ जाएंगे क्या जिनपिंग के बहकावे में? साइबल साहब, शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे या ना करे, क्योंकि भारत को टेक्निकल हाइट्स मिल गया है। इस वक्त अगर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है तो अमेरिका और बाकी जितने देश हैं उसको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि चाइना की सुप्रीमेसी दुनिया में नज़र आए। इसलिए उनके स्वार्थ में है कि चाइना आगे न जाए और हर तरह से वो लोग भारत को मदद करेंगे। इतना बड़ा टेस्ट टेक्नोलॉजी का और डिप्लोमेसी का क्या शी जिनपिंग अपने ऊपर उठाना चाहते हैं उस वक्त जब उनको बाहरी समस्याएं हैं आर्थिक तौर पर? ये सवाल उनके सामने है और हो सकता है वो लेकिन जबकि यहाँ एससीओ की बैठक होने वाली है, 2 और बैठकें होने वाली हैं। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसकी बैठक होने वाली है। कॉमन सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बैठक होने वाली है। इस बारे में भी हमको सुमित और हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह अहम खबर बता दूं। रक्षा मंत्री राजनाथ के रूस दौरे से चीन परेशान है। रूस के साथ डिफेंस डील पर होने वाली है चर्चा। रूस से AK-203 राइफल की डील लॉक होने वाली है। रूस से ही S-400 की जल्द डिलीवरी पर भी चर्चा होने वाली है। चीन के रक्षा मंत्री से नहीं मिलने वाले हैं राजनाथ सिंह, ये भी तय है। बुधवार को ही वो पहुंच चुके हैं। 3 दिन की यहां यात्रा है और इस दौरान कई बैठकें होंगी, लेकिन वाईफेंग के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। चीन के रक्षा मंत्री के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ये देखिए जरा, इसके क्विक बुलेट पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले भारतीय राजदूत राजनाथ को ब्रीफ करेंगे। वहां पर जो भारत के राजदूत हैं वो राजनाथ सिंह को वहां की स्थितियों के बारे में, मूड के बारे में ब्रीफ करेंगे। राजनाथ भारत के दूसरे अफसरों से भी जानकारी लेंगे, वहां मौजूद दूसरे ऑफिसर्स भी उनको ब्रीफ करेंगे। दोपहर बाद रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से उनकी मुलाकात होने वाली है। डिफेंस पर बातचीत होने वाली है। दोपहर बाद रूसी रक्षा मंत्री से मिलेंगे, डिफेंस पर बातचीत होगी। मेन एजेंडा होगा कि सभी डील्स जो रक्षा संबंधी होने वाली हैं उनको लेकर टाइमलाइन के साथ बातचीत होगी। इमरजेंसी डील के सामानों की जल्द डिलीवरी पर जोर होगा, जिसमें से S-400 भी है। रूसी राफेल AK-203 ये राइफल, ये जो असॉल्ट राइफल है, ये जल्द डिलीवर हो। और हमारे संवाददाता सुमित ने आपको परसों ये खबर ब्रेक करके बताई थी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहला लॉट आ भी सकता है। रूसी रक्षा मंत्री के साथ बातचीत, तय वक्त से पहले S-400 देने की बात भी हो सकती है। वक्त से पहले S-400 यहां पहुंचे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं चीन की तरफ से लगातार थ्रेट्स हैं। शाम को राजनाथ सिंह SCO की मीटिंग में भी शामिल होने वाले हैं। तो पहले रक्षा मंत्री वहां पर राजदूत से और वहां के ऑफिसर से ब्रीफ लेने वाले हैं और उसके बाद ये मीटिंग्स आगे बढ़ने वाली है। कितना घातक है S-400, जिसको जल्द डिलीवर करने के बारे में कहा जा रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। ये परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर तक ट्रेस करके हवा में नष्ट कर सकता है। इसमें मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली राडार और कमांड सेंटर भी मौजूद हैं।
इसमें राडार 600 किलोमीटर तक की दूरी के लक्ष्य को देख सकता है, 600 किलोमीटर तक की दूरी के लक्ष्य को देख सकता है और 400 किलोमीटर दूरी तक तबाह कर सकता है। दुश्मन के सभी हवाई हमलों को नष्ट कर सकता है। ये किसी भी तरह के आधुनिक फाइटर प्लेन से आसानी से निपट सकता है। हवा में उड़ने वाला कुछ भी जो आपकी तरफ थ्रेट के तौर पर आ रहा हो, उसको आप हवा में नष्ट कर सकते हैं 400 किलोमीटर दूर तक। और इस पर जा रहे हैं हम आदित्य राज कौल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य राज कौल साहब, ये सब देखने के बाद और एससीओ की बैठक में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में चीन के साथ बातचीत नहीं होगी, ये खुद में कितना बड़ा तमाचा है, जरा ये पता कीजिए। अभिषेक, बात कीजिए जरा आदित्य राज कौल से। आदित्य, देखिए, रक्षा मंत्री चीन रूस में हैं, वहां पर जो हो रहा है, जो डिफेंस डील हो रही है S-400 खासतौर पर, वो और तमाम और डील हो रही है। हम लद्दाख में बैठे हुए हैं, यहां पर उनकी जो पोजीशन होगी 100% होगी। वो कितना बड़ा ब्लो होगा? चीन तो कोशिश कर रहा है कि रूस उसके साथ आ जाए, कितना बड़ा ब्लो होगा? देखिए, चीन तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन वो अलग थलग पड़ गया है पूरी तरीके से। अब वो कोशिश ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, रशिया उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हमने भी देखा कि गलवान वैली की घटना के बाद रशिया ने कैसा बैलेंस्ड अप्रोच लिया। रशिया भारत के साथ भी खड़ा रहा, जो एम्बेसी से भी स्टेटमेंट्स आते रहे, उन्होंने बोला कि बातचीत होती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम चीन के साथ खड़े हैं। और दूसरा, S-400 की आपने बात की, S-400 जब एक बार आ जाएगा तो मल्टीपल लेवल्स पर हमारे जो तकनीकी तौर पर बॉर्डर्स पर और जो एंटी मिसाइल गाइडेड ये रहेगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। और वहां पर रक्षा मंत्री सिर्फ बातचीत करने के लिए एससीओ के लेने गए हैं, वो 1-on-1 मीटिंग करेंगे डिफेंस मिनिस्टर से रशिया के, और उनको बताएंगे कि ये जो सारे उपकरण हैं और जो राइफल्स भी हैं वो जल्द से जल्द मुहैया। ये भी लगता है ये जितनी भी चीजें आ रही है, डिलीवरी तो ये जहां हम बैठे हैं, ये जो उनके जो राइफल हैं, जो एम्यूनिशंस हैं टैंक के लिए, मिग और साथ में सुखोई, ये सब तो इसी को डोमिनेट करेंगे जहां बैठे हुए हैं। तो चीन की समस्या तो यही है। हमने ऑलरेडी, आपने देखा कि आपका लाइव शुरू होने से पहले कि बादल गरजने की आवाज आ रही थी। ये लोग तो समझ रहे हैं कि बादल गरज रहे हैं, लेकिन ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के दुरंदर जांबाज हैं। हमारी एयर डोमिनेंस है ये। बिल्कुल एयर डोमिनेंस है, रिकॉग्नाइजेंस है। वो बारीकी से देख रहे हैं कि चीन का अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल जी, जो आदित्य ने कहा है कि इस बार जो बदलाव है वो पहले दिन से एयरफोर्स एक्टिव है। आज हमारे एयरफोर्स जहाज, हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, और साथ ही साथ फैमिलाइजेशन चल रहा है जरूरत पड़ने पर, ताकि माकूल जवाब दिया जा सके। तो दिनेश, बात वही है कि जरूरत पड़ने पर वो जितना सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा इधर से होगा। एक अहम खबर आ रही है, आपको बता दूं अभिषेक, और आप जहां पर मौजूद हैं वहीं के मुतालिक ये खबर। लद्दाख पहुंचे हैं आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। आपको मालूम है कि नरवणे साहब का दौरा होने वाला था म्यांमार का, लेकिन वो ट्रिप उन्होंने कैंसिल की और लद्दाख वो पहुंचे हैं। और उनकी इस यात्रा के मायने क्या हैं, बहुत जल्दी से ये समझते हैं। सुमित, बात सिक्योरिटी रिव्यू करना और इसके अलावा ये भी देखना कि आखिरकार हमारी सेना की आगे की स्ट्रैटेजी क्या। और एक और दिनेश, अभी आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री के साथ लगातार कई दौर की बैठकें हुई थी, जिसमें खुद ना सिर्फ आर्मी चीफ, सीडीएस, एनएसए और कई महत्वपूर्ण अधिकारी वहां मौजूद थे। तो वहां पर क्या डिसीजन लिया गया, ये कोर के अंदर यानी 14 कोर जिसके पास पूरे इलाके को देखने की जिम्मेदारी है, वहां का जायजा लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है दिनेश, क्योंकि जब आप कोई एक्शन करते हैं तो आप पॉलिटिकल लीडरशिप से ऊपर से ये पूछते हैं कि आखिरकार आने की क्या स्ट्रैटेजी होगी ग्राउंड पे, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये काम किया गया है। और मैं इस खबर को लेकर मनीष झा के पास भी जाता हूं। मनीष झा, ये जाहिर है रिव्यू तो है ही वहां पर, लेकिन ये पोस्चरिंग भी है हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पोस्चरिंग भी है, लेकिन उससे बढ़कर ये एक दूसरे लेवल का इंडिकेशन भी है। इंडिकेशन इस मायने में कि अब तक भारत और चीन के बीच जो एलएसी को लेकर एक परसेप्शन लाइन की बात करते हैं, आज की तारीख में जब आर्मी ने उस पोजीशन पर लीड करना शुरू किया है, डोमिनेंस करना शुरू किया है, तो एलएसी का नए सिरे से आप कहें तो अलाइनमेंट शुरू हो गया है। अब ऐसे में कमान अब आर्मी चीफ के हाथ में है। अब कमान डिप्लोमेसी के पास नहीं, अब कमान मिलिट्री के पास है। अब मिलिट्री वहां से डिसाइड करेगी कि हमें किस जगह रहना है, किस जगह नहीं रहना है, और फिर फाइनली जिस दिन शांति के बादल चारों तरफ से मंडरा जाएंगे, तब डिप्लोमेसी को पता चलेगा कि एक्चुअल में एलएसी पर हमारी स्थिति कितनी मजबूत
हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये उस लेवल का आगाज ही नहीं बल्कि उसके बहुत हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं, जहां पर डिप्लोमेसी जो परंपरागत एलएसी की बात करती थी उससे आगे बढ़कर अब आर्मी चीफ अपने सैनिकों को, अपने जवानों को बता रहे हैं कि यहां पर आपके देश की जमीन कहां तक है ये अब आप तय करेंगे, ना कि कोई बाबू बैठकर तय करेगा। जी, हमारे देश की जमीन कहां तक है ये हम तय करेंगे और वो तय करना अब हमारे परसेप्शन पर मुनहसर होगा। बहुत हो गई परसेप्शन की बात चीन की तरफ से और बहुत हो गया ये कहना कि इस तरीके की चीजें तो होती रहेंगी क्योंकि अभी तक सरहद डिमार्केट नहीं हुई, क्योंकि वह चाहता ही नहीं था कभी कि सरहद डिमार्केट हो। जरा अब इस बात को लेकर साइबल साहब के पास चलते हैं। साइबल साहब, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया में ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, जाहिर है इसमें दो चीजें दिखाई दे रही है और बहुत क्लियर कट डिमार्केशन की लाइन है, चीन के साथ या चीन के खिलाफ। आपको क्या लगता है इस समय चीन और उसके साथ खड़े हुए कौन से लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? चीन के साथ वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन सारी दुनिया ये देख रही है कि पहला टैक्टिकल एडवांटेज किसको मिलेगा और पहला घुसपैठ कौन कर पाएगा और पहली मार कौन लगाएगा, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। रशिया का डिसीजन कि कब डिलीवरी देना और चीन की कोशिश के डिलीवरी रोक दिया जाए रशिया से। जरा दीपक शरण साहब के पास भी मैं जाऊं, जरा दीपक शरण साहब से भी ये समझूं कि जब मॉस्को में हैं भारत के रक्षा मंत्री और जाहिर है पुतिन किधर जाएंगे इस पर बहुत कुछ मुनहसर करेगा तब, जबकि चीन ये चाह रहा है कि रूस उसके साथ खड़ा रहे। दीपक शरण साहब जो कि रशिया पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझते हैं, जरा उनसे समझें। दीपक शरण साहब, क्या तय करेंगे पुतिन? देखिए, इसमें उनका नॉन कमिटल स्टांस रहेगा पुतिन का। बेसिकली हमारे इंटरेस्ट में यही है कि S-400 की डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अभी शेड्यूल है बाय एंड ऑफ 21। उसको डिलीवरी की शेड्यूल को हम चाहेंगे कि जल्दी कर लें। दूसरा चीज है, जहां AK-203 की बात है, AK-203 राइफल की डिलीवरी है और प्लस उसकी प्रोडक्शन इंडिया में होने की, तो ये दोनों डील को फाइनलाइज करना दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और चाइना का तो हमेशा ही स्ट्रेटेजी रहा ही है कि डिसीव करने का, डिसेप्शन का और डिनायल का, तो वो चलता रहेगा, उसमें कुछ फर्क आने को है नहीं। हाँ, बट फ्रॉम रशिया एंड सपोर्ट, टैसिट सपोर्ट रशिया का इंडिया के लिए हमेशा रहेगा। चलिए, जो आपने ये बात कही है कि वो नॉन कमिटल रहेंगे लेकिन वो हिंदुस्तान के पुराने मित्र हैं, इस पर हमको बैंक करना चाहिए, लेकिन वहां आर्मी चीफ का फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ रुख करना ये बहुत बड़ा इशारा है। जरा इस खबर की तरफ वापस लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिगुनायत साहब इसको किस तरीके से देखा जा रहा है और अब इससे हमारे कूटनीतिक चैनल को कितनी ताकत मिलेगी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो ये कूटनीतिक बातें चल रही हैं वो अभी चलना चाहते हैं, दोनों साइड चाहती हैं कि बातों से किसी तरह निपटे, लेकिन जो वहाँ की PLA है वो शायद दूसरी तरह से सोच रही है और इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो कूटनीतिक बातें हैं वो पूरी तरह सक्सेसफुल। और इसी बात को लेकर मैं जाना चाहता हूं LACB सर, जहां संजय सोई साहब मौजूद हैं अभिषेक के साथ। अभिषेक, जरा समझिए, जहां आप मौजूद हैं वहां पहुंच रहे हैं अब आर्मी चीफ का यहां फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ पहुंचना कितना बड़ा इशारा है ये, इसके मायने क्या है, जरा समझाइए वहां संजय सोई साहब और आदित्य राजकौल से बात करके। बिल्कुल मेजर संजय साहब, देखिए आर्मी चीफ का आना फॉरवर्ड पोजीशन पर, इस लोकेशन पर, पिछली बार भी देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए हुए थे, कितना बड़ा मैसेज है ये। और इस मौके पर, इस टाइमिंग पर, इस मोमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? ये देखिए, अभी एक मीटिंग होकर हटी है, हाई लेवल मीटिंग होकर हटी है, जिसमें रक्षा मंत्री शामिल थे, विदेश मंत्री शामिल थे, CDS शामिल थे, आर्मी चीफ शामिल थे और कई डिग्निटरी शामिल थे। उसके बाद रक्षा मंत्री वहाँ गए हैं, रशिया गए हैं और चीफ यहाँ आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय सेना तैयारी कर रही है, जिस प्रकार से बिल्डअप है, इतनी बड़ी संख्या में ट्रूप्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं और लगातार वहाँ पर एम्यूनिशन, राशन और इन चीज़ों का बिल्डअप हो रहा है, सर्दियों में लंबे समय तक रहने की तैयारी हो रही है। ये सब लेना जायज़ा जब चीफ खुद लेने आते हैं तो जवान के मोराल पर बहुत फर्क पड़ता है। और आदित्य, एक सवाल और, जवान के मोरल में फर्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक कहा। आर्मी चीफ की आने का उधर क्या फर्क पड़ेगा, इन हाइट्स के उस पार उधर क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। आप मई से देखिए, मैं सिर्फ गलवान वैली की घटना की जिक्र नहीं कर रहा, आप देखिए तीसरा चौथा विजिट है और सिर्फ आर्मी चीफ नहीं,
हमारे CDS यहाँ आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद आए हैं और यहाँ से जो है मैसेज दिया है चाइना को। वहाँ पर आप देखिए शी जिनपिंग तो दूर की बात है, वहाँ के आर्मी की चीफ हो, आला अधिकारी को कोई नहीं आ रहा, तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और मुझे सूत्रों के आधार पर ये भी पता चल रहा है कि जो वो जाबाज थे आर्मी के, जिन्होंने वो पीक हासिल की, उनके कुछ जवानों से उनकी मुलाकात जरूर होगी। मैं ये भी समझना चाहता हूं अभिषेक, जरा ये सवाल भी थ्रो करें, क्या ये हम समझ लें कि ये फुल स्केल एक्शन की तरफ जा रही है? क्या बात, क्या नरवणे साहब का दौरा ये भी इंडिकेट करता है क्या फुल स्केल एक्शन होने वाला है क्या? ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए आदित्य, दिनेश जो पूछ रहे हैं और वाकई जो पूछ रहे हैं बहुत ही जायज है। हर कोई ये समझ रहा है कि क्या होगा, फुल स्केल एक्शन, कोई बड़ा कुछ होने जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए बड़ा तो हो चुका है दिनेश, बड़ा हो चुका है, लेकिन इंडिया की एक खासियत है, इंडिया जो है बड़ा करता है लेकिन उसको दिखाता बड़ा नहीं है। तो इंडिया ने बड़ा करके मैसेज कन्वे कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया भर से मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप वहां पर ग्राउंड पर हैं, आप बताएं एस्केलेशन होगा कि नहीं होगा। देखिए एस्केलेशन होगा लेकिन स्लोली होगा, ये ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं होगी, जंग नहीं होगी, लेकिन ये जो है चलता रहेगा मामला, क्योंकि चीन भी चुप नहीं रहने वाला। चीन की नीयत में ही है एक दूसरे की जो अब इसको मैं जरा इस लिहाज से भी समझना चाहता हूं। आपने बड़ी बात कही, संजय सोई साहब ने भी ये कह दिया कि वाकई ये बड़ा इशारा है। सुमित, मैं आपके पास आने वाला हूं ये समझने के लिए कि क्या अब भी चीन और भारत के बीच में कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है क्या? और क्या उस दौरान ये पहुंचना नरवणे साहब का फॉरवर्ड पोस्ट में, क्या ये उस पर भी कुछ इन्फ्लुएंस करेगा क्या? आज ऐसी कोई बैठक का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है दिनेश, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि अगर खुद आर्मी चीफ 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं तो ना सिर्फ वो वहां पर सिक्योरिटी रिव्यू लेंगे, लगातार उनको ब्रीफ किया जाएगा कि क्या अभी स्थिति है, एग्जैक्ट लोकेशन है हमारी। इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन दूसरी तरफ यानी चीन की तरफ किस तरीके से हालात बदल रहे हैं। इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात होगी ये कि वो उन सभी कमांडर से भी बातचीत करेंगे जो ऑन ग्राउंड इन सभी सिचुएशंस पर बने हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण दौरा इन सभी सिक्योरिटी रिव्यूज को लेकर है। और मैं लगातार बात कह रहा हूं आपसे कि अभी आर्मी चीफ खुद और रक्षा मंत्री और सबकी हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें ब्रीफ किया गया था, सिचुएशंस की जानकारी दी गई थी, और उसके बाद उनका यह दौरा बताता है कि कुछ जो भी डिसीजंस लिए गए होंगे उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है यह भी डिसाइड किया जाएगा, यह भी इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अगर इसमें दौरों के कुछ मायने होते हैं तो जो बड़े ऑफिसर्स की तरफ से, और यहां तो 4 स्टार जनरल अगर जा रहे हैं फॉरवर्ड पोस्ट पे, तो यह बहुत बड़ा इशारा है। चाइना की तरफ से अभी तक इस लिहाज से क्या देखने को मिला है सुमित, क्विकली? देखिए चाइना की तरफ से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि चाइना का जो रवैया है वो बहुत जल्दी बदला है। मैं आपको बता रहा हूं कि कई मीटिंग्स के अंदर चीन का रवैया बहुत कैजुअल था, या फिर ये कह सकते हैं आप कि उनको लगता था कि इसको लिंगर ऑन करें, इसको आगे बढ़ा दें, लेकिन अब चीन लगातार ये प्रेशर डाल रहा है भारत के ऊपर कि इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाए, आप इन हाइट से हट जाइए। तो ये डर, और इस डर के अंदर जो जल्दबाजी आपको न दिख रही है वो साफ दिखा रही है कि भारत ने जो पोजीशंस ली है उसको चीन बहुत सीरियसली ले रहा है। भारत और एक बात और यहां समझनी जरूरी है, ये लेकर मैं मनीष झा के पास जाना चाहता हूं। मनीष झा, अब जबकि भारत के आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं फॉरवर्ड पोस्ट पर, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि जब चाइना के खिलाफ एक अलाइनमेंट बन रहा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है, हिंदुस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें जो हो रही होंगी वो एक कोऑर्डिनेशन सिनर्जी के तहत हो रही होंगी, या हिंदुस्तान अपने काम को, अपनी योजनाओं को आइसोलेशन में अंजाम दे रहा होगा? देखिए दिनेश, मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में भारत और चीन के बीच जो ये तनाव है, इसको ना तो भारत और ना ही दुनिया इसे द्विपक्षीय मामला मानती है, क्योंकि इस मामले में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर क्वाड के तौर पर जो हम इन 4 देशों की बात करते हैं, यहाँ तो लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान और स्ट्रेटेजी को लेकर बातचीत होती ही है। इससे आगे बढ़कर कभी कभी क्वाड प्लस के तौर पर उसमें न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम जुड़ जाते हैं। कई बार इंडो पैसिफिक अलायंस के तौर पर बहुत सारे और कंट्री ऑन बोर्ड होते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में एक तरफ जहां आर्मी चीफ अगर लद्दाख में है, वहां पर वो अपने जवानों का मनोबल बढ़ा रहे होते हैं, वहीं दुनिया के बाकी देशों को वो संदेश दे रहे होते हैं कि अगर हिमालय की चोटी पर भारत नेतृत्व करेगा तो साउथ चाइना सी में भारत कंधे से कंधे मिलाकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट। अब जरा मैं इसको बाकी मेहमानों से भी समझ लूं कि ये क्या सिनर्जी में हो रही होंगी चीजें, या हिंदुस्तान अपनी चीजों को अपने तरीके से अंजाम दे रहा होगा, ये समझने के लिए त्रिगुणायत साहब के पास मैं जाऊंगा। त्रिगुणायत साहब, क्विकली सर। देखिए भारत ने पूरी तरह से अपने जो मित्र देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या क्वाड के कंट्रीज हो, क्वाड प्लस हो,
जैसे अभी चीनी विदेश मंत्री गए थे जर्मनी, उससे पहले ही हमारे विदेश मंत्री से उनकी बात हुई, वहाँ के विदेश मंत्री जर्मन से सबको बात बताया, फ्रांस के साथ में। तो ग्राउंड सिचुएशन जो भारत की है वो भारत ने पूरी तरह विश्व के जो खास हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं उनको पूरी तरह बताया है। सिमिलरली रशिया पूरी तरह जानता है कि भारत की पोजीशन क्या है और वो क्या कर रहा है। तो एक तरह से अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज कहिए या जो कंट्रीज हमारे पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम पूरी तरह से अपनी बात को बताते हैं और क्या करते हैं ये। लेकिन जो टेक्निकल बातें हैं कि भारत किस वक्त क्या करेगा, वो सारी बातें सबको नहीं बताई तो इसमें भी दो तरह की बातें हैं, एक वो जो हिंदुस्तान अपने तक रखेगा, दूसरी वो जो अपने मित्रों के साथ बांटेगा। और ये अहम खबर आपको एक बार फिर से बता दूं, आपको LAC से अभिषेक नजर आ रहे हैं, वो आपको वहां से बताएंगे कि मनोज मुकुंद नरवणे वहां पहुंच रहे हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज है। लेकिन उससे पहले अहम खबर, लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, तनाव के बीच म्यांमार दौरा रद्द किया। LAC पर जवानों का हौसला बढ़ाएंगे आर्मी चीफ, कमांडर्स के साथ भी होने वाली है उनकी बैठक। ताजा हालात का जायजा लेने पहुंचे सेना प्रमुख। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।